अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया तो युद्ध विराम खत्म कर देंगे। ट्रंप के इन विरोधाभासी बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो फिलहाल ईरान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि क्षेत्र में तनाव और छिटपुट हमलों के बावजूद बड़े युद्ध से बचना अमेरिका के हित में है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत की स्थिति में उनका रुख पूरी तरीके से बदल सकता है। यहीं से सवाल उठता है कि यदि युद्ध वास्तव में समाप्त हो चुका है, जैसा कि ट्रंप प्रशासन दावा भी कर रहा है, तो फिर बार बार सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों की चेतावनी क्यों दी जा रही है। पिछले कुछ समय में मध्य पूर्व में कई घटनाएं हुई हैं जिनमें दोनों पक्ष के बीच में लगातार तनाव भी दिखाई दिया है। इसके बावजूद वॉशिंगटन से ये संदेश दिया जा रहा है कि संघर्ष का मुख्य चरण खत्म हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में बयान भी दिया, ईरान के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान समाप्त होने वाला और अमेरिका अब ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका अपने उद्देश्यों को हासिल कर चुका है, लेकिन ज़मीनी हालात इस दावे से पूरी तरीके से मेल खाते नहीं हैं। एक ओर युद्ध समाप्त होने की घोषणा की जा रही, तो दूसरी ओर प्रतिशोध और जवाबी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। ये वजह है कि आलोचक इसे एक तरह की राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिससे तनाव को पूरी तरीके से खत्म भी नहीं किया जाता और खुला युद्ध भी शुरू नहीं किया जाता। इससे अमेरिका को क्षेत्र में दबाव बनाए रखने का अवसर मिलता है, जबकि बड़े सैन्य अभियान को राजनीतिक और आर्थिक कीमत से भी बचा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का मौजूदा रुख ये संकेत देता है कि वॉशिंगटन फिलहाल नियंत्रित तनाव की नीति पर चल रहा है, यानी कि हालात को इतना गर्म रखा जाए कि दबाव बना रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए। हालांकि इस रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी भी छोटी घटना या सैन्य हमले से पूरा का पूरा समीकरण अचानक बदल सकता है। एक पतली सी लकीर खिंची हुई है, वो लकीर अगर मिटी तो एक बार फिर से युद्ध में ये दोनों देश जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध, हमलों और तनाव की आग में घिरा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार जारी है। हवाई हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमलों की खबरें आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों पर संकट बना हुआ है और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि ईरान के साथ उनका युद्ध समाप्त हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बार फिर से कहा कि ईरान के खिलाफ चलाया गया अमेरिकी सैन्य अभियान एपिक फ्यूरी जो है वो समाप्त हो गया है। बता आपको ये दें कि अमेरिका का बार बार ये भी कहना रहता है कि जो लक्ष्य उनको हासिल करना था वो लक्ष्य उनको मिल गया है। लेकिन इस बीच में सैन्य क्षमता को भारी नुकसान जो पहुंचाया गया, उसके मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन भंडार, नौसेना और वायुसेना को कमज़ोर करने की जो बातें कही गई थी उसको हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया अमेरिका ने, ऐसा दावा किया गया है। अमेरिकी प्रशासन इसे अपनी रणनीतिक सफलता भी बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यदि युद्ध खत्म हो चुका है तो फिर क्षेत्र में लगातार हमलों की खबरें आ क्यों रही हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर धमाका क्यों हो रहा है, भारतीय नागरिकों की जान कैसे गई, बहरीन में अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की कोशिशों की रिपोर्ट सामने आई है, हॉर्मुज अभी भी पूरी तरीके से सामान्य क्यों नहीं है। ऐसे में ज़मीन पर दिखाई देने वाली स्थिति और वॉशिंगटन के दावों के बीच जमीन आसमान का फर्क जैसा है। दरअसल अमेरिकी युद्ध की समाप्ति को अपने सैन्य अभियान के रूप में पेश कर रहा है, जबकि क्षेत्रीय हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान अभी भी अपने रुख पर कायम है। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी है, लेकिन किसी ठोस समझौते के संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपे, परमाणु गतिविधियों पर लगाम लगाए, हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दे। दूसरी ओर ईरान अपने अरबों डॉलर के फ्रीज किए गए फंड्स को वापस भी मांग रहा है और अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये वजह है कि युद्ध खत्म होने का जो दावा है अमेरिका का, वो जल्दबाजी भरा लग रहा है, क्योंकि किसी भी संघर्ष का अंत केवल सैन्य अभियान रोक देने से नहीं होता। जब तक दोनों पक्षों के बीच में राजनीतिक समझौता नहीं होता, तनाव के मूल कारण खत्म नहीं होते, क्षेत्र में सुरक्षा बहाल नहीं होती, तब तक युद्ध के खत्म होने का दावा सवालों के घेरे में रहेगा। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं
कि अमेरिका बड़े युद्ध में नहीं फंसना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो चेतावनी भी दे चुका है कि यदि अमेरिका सैनिकों पर हमला हुआ तो जवाब बेहद सख्त तरीके से वो देगा। मतलब विरोधाभास पूरी स्थिति को और ज़्यादा उलझा रहा है। एक तरफ ये कहना कि ऑपरेशन समाप्त हो गया है और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें करना, ये जो संभावनाएं हैं युद्ध की, पूर्ण युद्ध की, उसको जिंदा करके रखे हुए है और कभी भी इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको धरातल पर देखने को मिल सकती हैं। जंग जारी है, अमेरिका शांति का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जो संकट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और तमाम चीज़ें जो दिखाई दे उसको देखकर लग रहा है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ बातें कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर बातचीत के दौरान पागल कहा था। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और लेबनान के बीच में महीनों से जारी संघर्ष के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। ट्रंप के इस खुलासे ने यह भी साफ कर दिया है कि लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों को लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच में मतभेद काफी गहरे भी हो चुके थे। न्यूयॉर्क पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि लेबनान में लगातार हो रही बमबारी से वो बेहद परेशान थे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से साफ शब्दों में मैंने कहा था कि अब ये सब बंद कर दो। ट्रंप के मुताबिक बातचीत के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया था कि उन्होंने नेतन्याहू से कह दिया था कि तुम पागल हो गए हो। ट्रंप का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय से नेतन्याहू के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समर्थक हैं। अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक दोनों नेताओं के बीच में करीबी रिश्तों की चर्चा रही है। हालांकि इस बार लेबनान में बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने दोनों नेताओं के बीच तनाव पैदा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को लग रहा था कि लगातार हो रहे हमले न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वजह थी कि उन्होंने सीधे हस्तक्षेप करते हुए नेतन्याहू पर हमले रोकने का दबाव बनाया। बातचीत के दौरान ट्रंप ने कथित तौर पर यह भी कहा कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इजराइल की कार्रवाइयों से नाराज हो रहा है और स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। दिलचस्प बात यह कि तीखी बहस और सार्वजनिक मतभेदों के बावजूद ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने रिश्तों को मजबूत ही बताया है। उन्होंने दोनों देशों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण काम करने की बातें कही, मतलब इजराइल और यूएस मिलकर। इससे साफ है कि राजनीतिक असहमति के बावजूद दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंध पूरी तरीके से नहीं टूटे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका के मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने संयुक्त बयान भी जारी कर दिया है और उसकी पुष्टि भी हो गई है। हालांकि युद्ध विराम की एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई। दोनों पक्षों का कहना है कि ये समझौता तभी पूरी तरीके से लागू होगा जब ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन हमले और गोलीबारी पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में हुई तीखी बहस अब केवल दो नेताओं के बीच मतभेद की कहानी नहीं रह गई है। ये उस बढ़ते दबाव की भी झलक है जो अमेरिका क्षेत्र में फैलते संघर्ष को रोकने के लिए महसूस कर रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि घोषित युद्ध विराम जमीन पर कितना सफल होता है और क्या ट्रंप का दबाव वास्तव में सीमा पर शांति कायम कर पाता है या फिर स्थिति वही रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच में संघर्ष विराम लागू हो गया है और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठा लिए गए हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति जता दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समझौता वास्तव में जमीन पर लागू हो पाएगा और क्या इससे अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे समय से अटकी हुई बातचीत भी आगे बढ़ेगी। पिछले कई महीनों से इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रही थी और कई रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर बना दिया था और इसका असर अमेरिका तथा ईरान के बीच चल रही बातचीत पर पड़ा था। दरअसल ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक माना जाता है। ऐसे में लेबनान में बढ़ता संघर्ष केवल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई नहीं रह गया था, बल्कि इसका असर सीधे तौर पर अमेरिका ईरान के संबंधों पर पड़ रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चल रही बातचीत बार बार तनाव की वजह से प्रभावित भी इस दौरान होती रही और तमाम बातें दोनों तरफ से की गई थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे ज़्यादा शर्तें रखी गईं वो इस वार्ता का हिस्सा था ही नहीं। समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह को
लिटानी नदी के दक्षिण क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाना होगा और पूरी तरीके से गोलीबारी रोकनी होगी, इस प्रकार की शर्तें थी। इन इलाकों में केवल लेबनानी सेना की मौजूदगी स्वीकार की जाएगी। ये वजह है कि सीज़फायर की सफलता को लेकर अभी भी कोई सवाल बना हुआ है। जमीन पर हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं। समझौते की घोषणा के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हमलों और सैन्य गतिविधियों की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि हिजबुल्लाह इस व्यवस्था को स्वीकार करेगा या नहीं। ट्रंप प्रशासन इसे अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है। हाल ही में ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन पर तीखी बहस के दौरान डांट दिया था और पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया था। इस प्रकार की खबरें हमने अभी आपको बताई। लेकिन ट्रंप सीज़फायर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं, जैसा कि वो हर चीज़ को पेश करते हैं। इजरायल और लेबनान के बीच में हिंसा वास्तव में रुकती है कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो सीज़ फायर का बहुत बड़ा दावा है वो अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। कह दिया गया कि भाई बातचीत हुई और दोनों देश मान गए हैं, लेकिन ये धरातल पर नजर आएगा कि नहीं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से लगातार हमले होते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान नीति को लेकर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जिस युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि वो लगभग समाप्त हो चुका है, उसी मुद्दे पर अब अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध केवल विपक्षी डेमोक्रेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद भी अब उनकी युद्ध नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ईरान संघर्ष क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव 215-208 के अंतर से पास हुआ है। प्रस्ताव के समर्थन में डेमोक्रेट सांसदों के साथ रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद भी खड़े दिखाई दिए। ये घटनाक्रम इसलिए तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव होने के बावजूद ट्रंप को अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध झेलना पड़ा। पिछले कई महीनों से ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति को सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है और अमेरिका अपने उद्देश्य हासिल करने में कामयाब भी रहा है। ये बातें कही गई। हालांकि लगातार अलग अलग तस्वीरें भी पेश की गई। क्षेत्र में ड्रोन हमले भी हुए, मिसाइल अटैक्स हुए, सैन्य तनाव अभी भी जारी है। ये वजह है कि युद्ध समाप्त होने के दावों को लेकर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद ट्रंप ने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की थी और उसको लेकर इसकी वजह से कई बार ट्रंप जो है वो खुद विवादों में फंसते रहे, क्योंकि उनके बयान वो खुद ही गलत साबित करते कई बार नजर आए थे। अमेरिका के वार पावर्स एक्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई शुरू करने के 60 दिनों के भीतर संसद की मंजूरी भी लेनी होती है। अब विपक्ष का कहना है ये है कि ये समय सीमा है वो काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है, बल्कि ट्रंप प्रशासन संसद से औपचारिक मंजूरी लेने से बचते रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस का अपना एक अलग तर्क है। प्रशासन ये कह रहा है कि अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद में कानूनी स्थिति बदल गई और इसलिए मंजूरी की समय सीमा भी इस पर लागू नहीं होती। लेकिन हाल के दिनों में बड़े तनाव और नई सैन्य गतिविधियों ने इस दावे को विवादों के केंद्र में लाकर फिर से खड़ा कर दिया है। जो ये घटनाक्रम ट्रंप के लिए चेतावनी माना जा रहा है। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में उनको झटका लग सकता है। सांसदों का विरोध भी किसी भी राष्ट्रपति के लिए चिंता का विषय हो सकता है। राजनीतिक लोकप्रियता, नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी ट्रंप के लिए ये बनेगी आने वाले दिनों में, ये भी तय तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के चुनाव ने इस बार कई बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश दिए हैं। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, वो जानिए, जिसकी जगह अब किर्गिस्तान ने ले ली, मतलब पाकिस्तान की जगह अब किर्गिस्तान ने ले ली है। इसके साथ ही पहली बार किर्गिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। इस चुनाव ने न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में किर्गिस्तान ने फिलीपींस को हराकर जरूरी बहुमत हासिल कर लिया। 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद ने अपनी जगह पक्की कर ली है। 4 दौर की वोटिंग के बाद किर्गिस्तान को 142 वोट मिले, जबकि फिलीपींस को 49।
ये किर्गिस्तान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि पहली बार यूएन का सदस्य वो बनने जा रहा है। इस चुनाव का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान फिलहाल 2025 और 26 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी की और कई महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारियां भी संभाली, लेकिन अब एशिया प्रशांत समूह में उसका जगह किर्गिस्तान लेगा, जिसे इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन यूएनएससी चुनाव के नतीजों ने संकेत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए देशों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। किर्गिस्तान की जीत ने यह भी दिखाया है कि मध्य एशियाई देशों की भूमिका वैश्विक राजनीति में लगातार मजबूत हो रही है। इस चुनाव में केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जर्मनी को भी बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी यूरोप समूह की 2 सीटों के लिए इस मुकाबले में जर्मनी हारा, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल ने जीत दर्ज की। 6 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है जर्मनी, इस बार आवश्यक समर्थन जुटाने में असफल रहा। ये परिणाम कई देशों के बदलते हुए कूटनीतिक रुझानों की तरफ भी इशारा करता है। अमेरिका के लिए भी रणनीतिक झटके के तौर पर उसको देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फिलीपींस को अपने प्रमुख साझेदार के रूप में वो देखता रहा है, लेकिन महासभा में पर्याप्त स्थान या समर्थन नहीं मिलने से वॉशिंगटन की कूटनीतिक कोशिशों पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब 2027 से सुरक्षा परिषद की तस्वीर बदलने जा रही है। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो नई अस्थायी सदस्य के रूप में परिषद में शामिल होते हुए आपको दिख सकते हैं। अब ऐसे में ये जो बदलता समीकरण है ये बहुत कुछ सवाल भी उठा रहा है और देखने वाली बात ये होगी कि ये जो शक्ति केंद्रों के उभरते संकेत हैं ये किस दिशा में लेकर जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यूएनएससी चुनाव में पाकिस्तान, जर्मनी और तमाम देशों को इंक्लूडिंग फिलिस्तीन उनको झटका लगा है। भारत और अमेरिका के बीच रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर एक बार फिर से तनाव के संकेत दिखाई दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हालिया बयान ने उस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद लगातार चर्चा में रही है। अमेरिका अब उन विशेष छूट और व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात कर रहा है जिनकी वजह से भारत रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद पा रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने भी साफ संकेत दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, इन मुद्दों पर भी वो किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद में पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। उस दौरान भारत ने सस्ते तेल की खरीद बढ़ा दी थी। शुरुआत में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन बाद में ये तर्क भी सामने आया कि भारत जैसे बड़े खरीदारों के जरिए रूसी तेल का वैश्विक बाजार में बने रहना तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद कर रहा है। इससे दुनिया को ऊर्जा संकट से बचाने में भी सहायता मिली। अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। वाशिंगटन फिर से सख्त रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है और आय के स्रोतों को सीमित करने की कोशिश भी कर रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नई दिल्ली में किस प्रकार की क्या नीति तय होगी, ऊर्जा नीति को विशेष तौर पर उससे संबंधित जो फैसले होने उसके मद्देनजर किसी अन्य राजधानी में नहीं। भारत का मानना है कि 40 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की ऊर्जा ज़रूरतें बेहद बड़ी हैं और सस्ती तथा भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है वो निकलकर दिल्ली से आया, लेकिन सबके बीच में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, ये बात भी कही गई। दिलचस्प बात यह है कि चीन आज भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीद रहा है, लेकिन भारत में सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी दबाव का केंद्र बार बार नई दिल्ली ही क्यों बनता है। इससे पहले भी ये धारणा मजबूत हो रही है कि वैश्विक राजनीति में नियम और दबाव अक्सर रणनीतिक हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीतिक जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। दोनों देशों को खुद को महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखना होगा, लेकिन रूस से तेल खरीद का मुद्दा बार बार दोनों देशों के बीच में मतभेद का कारण बनता रहा है और मौजूदा केंद्र सरकार को भी विपक्ष इन तमाम चीज़ों को लेकर घेरता रहा है। संकेत साफ है कि अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता देने पर कायम है।